नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में शुक्रवार को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। हादसा चिन्ना टेकर के पास हुआ जब बस और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और खुले फ्यूल कैप से आग भड़क गई। बस में 41 यात्री सवार थे, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे, इसीलिए समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। डीआईजी ने बताया कि बस का दरवाजा शॉर्ट सर्किट के कारण जाम हो गया था और बस मिनटों में जलकर खाक हो गई। मौके पर पुलिस, मेडिकल टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच गए। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल जुटाए जा रहे हैं। 12 घायलों लोगों में से 6 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। एक व्यक्ति बस में कूदते समय गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जांच में ये भी पता चला कि बस ओडिशा के रायगढ़ जिले में रजिस्टर्ड थी और तेलंगाना में इसके कई ओवर स्पीड ई चालान लंबित भी हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि बस की फिटनेस और परमिट से संबंधित जिम्मेदारी ओडिशा सरकार की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए। साहिल, बड़ा हादसा हुआ है कुर्नूल में आंध्र प्रदेश के, जहां पर 20 लोगों की जान चली गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए लता, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर यह हादसा हुआ है। शुक्रवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से अभी तक जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसमें 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख प्रकट कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही मृतकों और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और आपको बता दें कि उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान माल के नुकसान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हुई राष्ट्रपति यहाँ पर नजर आई हैं। तो बता दें कि साहिल, ऐसे में मोदी ने क्या कुछ 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर घायलों के लिए कर दिया है जी। और 2 लाख की अनुग्रह राशि भी यहाँ पर जो मृतक है उनके परिजनों को यहाँ पर दी जाएगी। लता, बिल्कुल, हालांकि 2 लाख राशि दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से गंभीर तस्वीरें निकलकर सामने आई और जो ये हादसा हुआ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक बाइक की टक्कर में इतना भीषण हादसा हो जाता है कि आप सोचिए कि कई घंटों तक बस जलती रही। और सबसे ज्यादा खास बात, क्योंकि ये हादसा रात के समय में हुआ है तो लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से जान चली गई। तो जो आसपास के लोग हैं या फिर कोई जानकारी इसको लेकर क्या मिल पा रही है कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक बाइक की टक्कर ने इतना भीषण रूप ले लिया? देखिए लता, अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं और इस पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो कुर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु ये प्राइवेट बस जा रही थी और बाइक से इसकी टक्कर हुई। बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। अंदर 20 लोग जल गए। मरने वाले इतनी बुरी तरह से जले थे लता कि उनकी पहचान कर पाना भी बेहद मुश्किल था। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि बार बार ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं। तो जो ये घटना सामने आई है उसमें ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर की आंख लग गई हो, जिसके बाद उसे सामने बाइक दिखाई न दी हो और उसके बाद ही बाइक के साथ बस की टक्कर हुई हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग पहलुओं पर जो पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। बस की फिटनेस को लेकर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि बस की फिटनेस को लेकर भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि बस फिट थी कि नहीं थी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इस तरीके के हादसे तभी सामने आते हैं जब बस जो है वो फिट नहीं होती है और सड़क पर दौड़ रही होती है। बिल्कुल, वाकई इस तरह के मामले हालांकि अक्सर सामने आते हैं कि अनफिट होते हैं बस की कंडीशन। और जिस तरीके से घटना ये वाकई दुखद है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जो ये हादसा हुआ, ये वाकई बहुत ज़्यादा भयावह हादसा, जिसकी तस्वीरें देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बस, आप सोचिए कि एक झटके में ही आग का गोला बन गई। और सबसे ज़्यादा दुखद ये क्योंकि यह हादसा रात के समय में हुआ और लोगों को बस से भागने का मौका नहीं मिला, अपनी जान बचाकर बस से बाहर आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सभी नींद में थे। रात का समय था जब ये भीषण हादसा हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। वो समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली में भीड़ से मोबाइल फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह करते हुए कहा कि जब इतनी रोशनी है तो क्या हमें अब भी लालटेन की जरूरत है। ये राजद के चुनाव चिन्ह पर सीधा कटाक्ष था। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला रोजगार योजना को व्यापक समर्थन मिल रहा है। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए उनके बैंक खाते में 10,000 रुपए की मदद भेजी है। मोदी ने आश्वस्त किया कि 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार बनने पर ये प्रोत्साहन और बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रचार में जंगल राज की याद आती है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन वाले अभी से छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकियां दे रहे हैं और झूठ के लिए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस रैली में पीएम मोदी ने बिहार के नौजवानों और महिलाओं को सीधे जोड़ते हुए एनडीए सरकार के सफलताओं और योजनाओं का जोरदार प्रचार किया। साथ ही साथ विपक्ष पर कटाक्ष कर राजनीतिक मुकाबले को भी और तेज कर दिया है। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। तो बिहार में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करते पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ जो आरजेडी प्रवक्ता जुगनू यादव जुड़ गए। जुगनू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत में। और जिस तरीके से पीएम मोदी रैली में ये कटाक्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं कि लालटेन की अब जरूरत नहीं है क्योंकि रोशनी बखूबी बिहार में है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपके टीम को सारे को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, दर्शक भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस लोकतंत्र के महापर्व में बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इतनी कीमती समय आप लोग दे रही हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नैतिक अधिकार नहीं है बिहार के विषय में किसी तरह की बातें बोलने की। जी। मैं ये कहता हूं कि जब ये प्रथम बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या क्या वादे किए थे और कौन कौन सी गालियां ये बिहार और बिहारियों को इन्होंने नहीं दी है, ये सबको पता है, सारे देश और दुनिया को पता है। अब रह गई बात माननीय लालू प्रसाद यादव जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संदर्भ में, तो मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि लालटेन उन्हीं लोगों की रोशनी की सहारा है कि जो अंतिम पायदान पे सदियों से खड़ा है, तोषित, वंचित, उपेक्षित, अकलियत। तो ऐसे लोगों का तो बिल्कुल भाजपा जो है बिल्कुल इग्नोर करने का काम की है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पे काफी गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीएनए पे प्रश्न उठाया गया था, जो तमाम बिहारियों को गाली थी और विशेष राज्य की दर्जा की बात उन्होंने की थी। तो आज तक तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं। तो फिर किस संदर्भ में वो बिहार और बिहारियों की बात कर सकते हैं? जुगनू जी, भले ही हालांकि आप बीजेपी पर, एनडीए पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि जंगल राज की याद दिला रहा है राजद और कांग्रेस। क्या आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही चलेगा? जनता को क्या मिलेगा? देखिए लता जी, मैं एक बात बेबाकी के साथ बताना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जी, कि जंगल राज, अरे जो सदियों से सताए गए लोग थे
उनको राजनीतिक आजादी, मानसिक आजादी लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 1990 में मिली, और जिसने दिया गरीबों को आवाज, उसको ये लोग तथाकथित लोग, सांप्रदायिक लोग कहते हैं जंगल राज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शोषित वंचित अकलियत के लोग पंचायत के मुख्यालय में नहीं जा पाते थे, उसको माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चलिए लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद में भेजने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। ऐसे जो वंचित तबके थे, और इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, हाँ। ये वही लोग हैं। चलिए जुगनू जी, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो फिलहाल चल ही रहा है, क्योंकि चुनावी समय है फिलहाल। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन वंचित था और किसको जो है जनता सिर पर बैठाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि बिहार में हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे में इसी बीच चूंकि अब जो है चुनाव की घड़ी नज़दीक है, और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब जनता जो है किसे अपना नेता चुनती है, किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है, और किसे जो है राजगद्दी पर बिहार की बिठाती है। त्योहारों के बीच देश भर में सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। ऐसे ही माहौल में दिल्ली और भोपाल की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। जानकारी मिली है कि ये दोनों आईएसआई से जुड़े हुए थे और फिदाइन हमले की ट्रेनिंग और आईईडी ब्लास्ट हुई ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थे। मतलब अगर समय रहते इन्हें पकड़ना नहीं हुआ होता तो कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि इनकी योजना किसी बड़े हमले की तरफ इशारा कर रही है। अभी पूरी जांच चल रही है, सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं और सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। इसी के आधार पर ये साफ होगा कि सिर्फ 2 लोग थे या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। सरकार और पुलिस की तरफ से आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी को कोई संदिग्ध चीजें दिखे या फिर लगे कि कोई खतरा है तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए। त्योहारों के बीच सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, बड़े हादसे को टाल दिया गया है और बाकी मामले की जो जांच है इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। नवी मुंबई के उल्वे इलाके में एक पूरा नेपाल का परिवार सामूहिक आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के अनुसार मृतक और घायल लोग परिवार के सदस्य थे। इनमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अस्पताल में भर्ती लोगों से जानकारी लेने की जो है कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग और पुलिस घटना को लेकर स्तब्ध हैं। अधिकारी फिलहाल संभावित कारणों की तलाश में हैं, चाहे आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव या फिर पारिवारिक विवाद, किसी भी पहलू पर जो है जांच हो रही है। ये घटना नवी मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए एक दिल दहला देने वाला मामला बना हुआ है और पुलिस जल्द ही जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी। तो उल्वे इलाके में जो है एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक ही परिवार के लोगों ने जो है आत्मदाह का प्रयास किया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को जांचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पूरा परिवार जो है आत्मदाह को मजबूर हो गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से मेरे सहयोगी मुरारी सिंह मेरे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या ये पूरा मामला नेपाल के परिवार ने सामूहिक आत्मदाह का प्रयास किया है? हाँ, बिल्कुल मुंबई के न्यू मुंबई का मामला है। यह पूरा परिवार नेपाल का रहने वाला था, इस कारण बस आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अस्पताल में एडमिट है, जिनकी हालत नाजुक बनी है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जिस तरीके से सारी सामग्री को जमा की है और जांच कर रही है कि क्या आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया था या इसके पीछे की वजह क्या थी। बहरहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हालांकि मामले की जांच पुलिस जरूर कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से खौफनाक कदम परिवार ने उठाया है, क्या प्रथम दृष्टया कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर क्या परेशानी थी? क्या परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था या फिर कोई अन्य कारण जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया? देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आ पाया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग अस्पताल में एडमिट है उनके बयान के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य थे उनकी स्थिति नाजुक है। बहरहाल वो अस्पताल में है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आत्महत्या के लिए एक साथ पूरा परिवार कैसे आया, जबकि उसमें एक 7 साल का मासूम बच्चा भी बताया जा रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, इसकी
जांच हो रही है, इंतजार करना होगा। बिल्कुल, वाकई ऐसे में ये वाकई बहुत दुखदायी, क्यों आखिर कैसे एक परिवार के लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि जांच हो रही है। बहुत शुक्रिया मुरारी इस पर जानकारी, लेकिन आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और अपने हथेलियों पर सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर बलात्कार और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक जांच के बाद ही जो है ये स्पष्ट हो पाएगा कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था या फिर नहीं, और मानसिक प्रताड़ना का क्या स्तर था। ये मामला सतारा और आसपास के इलाके में संपूर्ण ध्यान खींच रहा है। पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच कर रही है और किसी भी तरीके से जो है जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। इस समय ये मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के परिणाम आने के बाद ही घटना का पूरा सच जो है सामने आ पाएगा। और लगातार इस पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मुरारी बने हुए। मुरारी, जिस तरीके से एक और ये महाराष्ट्र की घटना सामने आई, जहां पर सतारा में महिला डॉक्टर ने दरअसल एक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, मामला महाराष्ट्र के सतारा उप जिला चिकित्सालय का है, जहां पर महिला डॉक्टर पिछले 2 सालों से वहां पर काम कर रही थी और डॉक्टर सहयोगी डॉक्टरों का ये कहना है कि वो पिछले काफी दिनों से काफी टेंशन में रहती थी। कई बार उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी। बहरहाल घटना पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया है। कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हथेलियों पर लिखी सुसाइड नोट और उसके राइटिंग को कह सकते हैं कि एक बार मिसमैच करने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम के जरिए जानने की कोशिश किया जा रहा है कि क्या बलात्कार, रेप जैसी चीजें उस महिला के साथ हुई थी, क्योंकि साफ तौर पर जो हथेली पर सुसाइड नोट जो कह सकते हैं कि लिखा हुआ है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मानसिक और शारीरिक शोषण करने का जो है कि आरोप है। अब ऐसे में पुलिस उन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है और वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से महिला डॉक्टर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना। लेकिन जिस तरीके से पुलिस पर इस तरीके से जो गंभीर आरोप लग रहे हैं प्रताड़ना करने के, मानसिक तौर पर प्रताड़ना करने के, और इसको लेकर सतारा पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ कार्रवाई की बात हो रही है कि आखिर कौन वो पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी जिसने एक महिला को इस तरीके से प्रताड़ित कर दिया? देखिए, सतारा पुलिस का साफ कहना है कि जिस पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं वह पुलिस हमारे नजर के सामने है। मामले की जांच चल रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, अन्य चीजें खंगाली जाती हैं और वैसे ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर इन पुलिस वालों की वजह से इस तरीके की कदम महिला डॉक्टर ने उठाया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल सतारा पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करती दिख पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुरारी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि बेहद गंभीर ये मामला कि पुलिस पर ऐसे आरोप लगे, लेकिन हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आ पाता है, ताकि जो महिला ने आत्महत्या की है इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई हो सके। वहीं तिब्बत के पास पांगोंग झील और गार काउंटी के आसपास चीन ने एलएसी के नज़दीक जो है नए एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो जितनी शांत रहती हैं उतना ही गंभीर संदेश भी दे रही हैं। इन सुविधाओं में कमांड ब्लॉक, बैरक, रडार, हथियार भंडारण और सबसे खास स्लाइडिंग छत वाले लॉन्च बे हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर वाले वाहन छिप सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये बे HQ-9 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, ताकि मिसाइलें छिपाकर रखी जाएं और ज़रूरत पड़ने पर छत खोलकर दाग दी जाए। सबसे चिंताजनक बात यह कि ये कॉम्प्लेक्स न्योमा एयरफील्ड के ठीक सामने और वास्तविक नियंत्रण रेखा से कुछ दर्जन किलोमीटर पर है। यानी सैटेलाइट इमेजरी में दिखाई जा रही साइट सीधे तौर पर भारत के हवाई रक्षा समीकरण को चुनौती देती दिखती है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस तरह की ढकी हुई लॉन्च पोजिशनें विरोधी हमले से बचाव और छिपे हुए स्ट्राइक करने की क्षमता दोनों बढ़ाती हैं। चीन का निर्माण कार्य जुलाई से तेजी से चल रहा है और इससे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन पर असर पड़ने का खतरा है। फिलहाल ये साफ है कि चीन अपनी हवाई रक्षा मजबूत कर रहा है और इससे सीमाई इलाकों में तनाव और सतर्कता बढ़ने वाली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले।
सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।